आज 30 जून की बुलेटिन में हम पड़ताल करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में समुद्र स्तर बढ़ने से क्या असर पड़ेगा। कौन से भारतीय मेडिकल कॉलेज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों की सूची में शामिल हैं। किशोरों के लिए कौन सी कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी पाई गई है। जानेंगे कक्षा 10वीं की दीवार पत्रिका नई पहल के बारे में और आखिर में हम आपसे एक कार्टून साझा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इन विषयों के बारे में हमारे साथियों से। धरती का बढ़ता तापमान, बढ़ता जल स्तर और तमाम तरह के प्रदूषण हमारी गतिविधियों के ही परिणाम हैं। दिन ब दिन बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र स्तर भी बढ़ रहा है। जानते हैं कि समुद्र स्तर के बढ़ने से एशिया महाद्वीप में आने वाले सालों में क्या नतीजे देखे जाएंगे। हमारे साथी प्रथम और मिलनवीर पर्यावरण संबंधी खबर साझा कर रहे हैं। ग्रीन पीस ईस्ट एशिया की एक हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 7 एशियाई शहरों में कम से कम 1,50,00,000 लोग और 1,829 वर्ग किलोमीटर ज़मीन समुद्र के स्तर में अत्यधिक वृद्धि और तटीय बाढ़ से प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट में उन शहरों का विश्लेषण किया गया है जो आर्थिक केंद्र हैं और तट पर या उसके करीब स्थित हैं। अगर देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम नहीं हुए तो वैश्विक स्तर पर समुद्र का स्तर 2100 तक 1.1 मीटर बढ़ने का अनुमान है। As many as 15 million peoples and 1,829 square kilometers land in 7 Asian cities could be affected by extreme sea level rise and coastal flooding by 2030, a recent report by Greenpeace East Asia flagged. The report analyzed cities that are economic centers and are located on or close to the coast. Globally, sea level are estimated to rise 1.1 meter by 2100 if countries are not able to restrict emissions. अर्थव्यवस्था संबंधी खबर साझा कर रही हैं हमारी साथी साक्षी भंडारी और हर्षिता भट्ट। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस साल चीन के बाद भारत के एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की उम्मीद है। सिंगापुर तीसरी सबसे तेज अर्थव्यवस्था होगी, जिसकी 6.5% बढ़ने की उम्मीद है। India is expected to emerge as one of the fastest growing economy in Asia after China this year, says economist. Singapore will be the third fastest economy, which is expected to grow by 6.5%. हमारा देश भारत एक विविधतापूर्ण देश है। अलग अलग समुदाय और संस्कृति के लोगों का यहाँ बसेरा है। ठीक ऐसे ही भारत जैव विविधता के मामले में भी बहुत समृद्ध है। देश में करीब 45,000 पेड़ पौधों और 91,000 जानवरों की प्रजातियां अब तक खोजी गई हैं। इस जैव विविधता को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास जारी हैं। हाल ही में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया। इस विषय पर खबर साझा कर रहे हैं साथी बबीता और प्रकाश। भारत में पहली बार उत्तराखंड राज्य में भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया। यह 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के पेड़ों की 24 प्रजातियों को प्रदर्शित करता है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थापित वाटिका का उद्देश्य देश की शानदार जैव विविधता के प्रदर्शन के साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना भी है। इसमें हिमाचल प्रदेश का देवदार का पेड़ और उत्तराखंड का रोडोडेंड्रॉन प्रजाति भी है। In a first in India, Uttarakhand has inaugurated Bharat Vatika. It showcases 24 species of trees from 28 states and 5 union territories. Established in Haldwani of the Nainital district, the Vatika aims to promote national integration with the display of the magnificent biodiversity of the country. It also has a Devdar tree from Himachal Pradesh and a rhododendron species from Uttarakhand. कोरोना महामारी ने हमारे
जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। वायरस की दोनों लहरें पूरी दुनिया के लिए काफ़ी घातक साबित हुई। तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाली तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। दुनिया भर के वैज्ञानिक बच्चों के लिए भी वैक्सीन बनाने की कोशिश में हैं। दिया और स्नेहा से जानते हैं कि कौन सी वैक्सीन 3 से 17 वर्ष के लोगों के लिए सुरक्षित और प्रभावी पाई गई है। चीनी वैक्सीन कोरोना वैक के परीक्षण में 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों में सुरक्षित, प्रभावी और मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया पाई गई। परीक्षण में 550 युवा शामिल थे। चीन में वैक्सीन की 2 खुराक प्राप्त करने वाले 96% से अधिक बच्चे और किशोर हैं। Trials of the Chinese vaccine CoronaVac found safe, effective and strong antibody response among children and adolescents aged 3 to 17. Trial covered 550 young people. More than 96% of children and adolescents who received 2 doses of the vaccine in China. अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और जानते हैं कि दुनिया के शीर्ष 100 मेडिकल कॉलेजों की सूची में भारतीय मेडिकल कॉलेज किस स्थान पर है। साथ ही दिनेश और ऋतु हमें इस बारे में बता रहे हैं। 2021 में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों की सूची में 6 भारतीय मेडिकल कॉलेजों को जगह मिली है। एम्स नई दिल्ली ने 23वां स्थान प्राप्त किया है और पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज ने 34वां स्थान। अमेरिका स्थित जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन पहले स्थान पर रहा। 6 Indian medical colleges have found a place in the list of 100 best medical colleges of the world in 2021. AIIMS New Delhi has bagged the 23rd position and Armed Forces Medical College of Pune has bagged 34th rank. The US-based Johns Hopkins University School of Medicine ranked first. घर में कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है। भारत में मुख्यतः 2 वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही हैं। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों से लापरवाही की भी खबरें आ रही हैं, जहां एक ही शख्स को 2 अलग अलग वैक्सीन लगा दी गई। इस बात को व्यंग्य के तरीके से कार्टूनिस्ट कीर्तिश ने कुछ यूं प्रस्तुत किया है। कार्टून BBC हिंदी में प्रकाशित हुआ था। एक समुदाय के रूप में नानकमत्ता पब्लिक स्कूल के हम सभी साथी लगातार सीख रहे हैं। हमारी सीखने की प्रक्रिया में दीवार पत्रिका की अहम भूमिका रही है। हालांकि हमारा यह प्रयास कोरोना महामारी के चलते रुक गया था, लेकिन हम फिर हाजिर हैं नई ताजगी और अनुभवों के साथ। 26 जून के ऑनलाइन अधिवेशन में हमारे मेंटर और दीवार पत्रिका की प्रेरणा महेश पुनेठा जी ने कक्षा 10वीं की दीवार पत्रिका नई पहल का विमोचन किया। आइए जानते हैं पत्रिका की पूरी प्रक्रिया के बारे में संपादक हर्षिता जोशी से। नमस्कार साथियों, मैं हूं हर्षिता जोशी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे स्कूल यानी नानकमत्ता पब्लिक स्कूल में दीवार पत्रिका कई समय पहले से निकलती आ रही है। दीवार पत्रिका सिर्फ दीवार पर टंगा एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा नहीं है, बल्कि कई लोगों के विचार और अनुभव को समेटे हुए एक अलग ही दुनिया है। यह दुनिया जो पहले गिने चुने लोगों की दुनिया हुआ करती थी, अब कई लोगों की दुनिया बन चुकी है। हमारी यह दुनिया कोरोना की वजह से थम सी गई थी, मगर हम हमेशा अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। कई लोगों को हमारी दीवार पत्रिका का बेसब्री से इंतजार था और हमें उनका इंतजार अब खत्म भी करना था। दीवार पत्रिका निकालने से पहले हमने एक मीटिंग करी, जिसमें हमने अपने संपादकों को चुना और संपादक मंडली को भी। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें सभी संपादक मंडल के सदस्य मिलकर आर्टिकल एडिट और डिस्कशन किया करते। हमारे कुछ मेंटर्स ने हमारी बहुत मदद की। हमारे एडिट करने के बाद हम वो आर्टिकल अपने मेंटर्स को भेज दिया करते, ताकि हमसे जो गलतियाँ रह गई हैं वह उन्हें सही कर दें। हमारे मेंटर संगतकार का काम करते हैं, जो अपनी पहचान छिपाकर हमें अपनी पहचान बनाने का मौका देते हैं। हमारे मेंटर्स ने PDF बनाने का कार्य भी बहुत अच्छे से किया। हमारी पत्रिका का विमोचन शिक्षक महेश पुनेठा जी द्वारा किया गया। पत्रिका भी आधी ही बनी थी, मगर एक दिन बाद वह पूरी हो गई। पूरी होने के बाद हमने वह सभी के साथ साझा की। हमें बहुत अच्छे फीडबैक मिले, जिनका हम
आने वाले दूसरे अंक में विशेष ध्यान रखेंगे। दीवार पत्रिका का सारा काम बहुत आसान तो नहीं मगर बहुत मुश्किल भी नहीं। हमें इससे आर्टिकल एडिट करना और पीडीएफ के फॉर्म में बदलना आया। इस बार मैंने इन सब चीज़ों का खुद अनुभव किया। एक संपादक होना आसान नहीं। बच्चों को मोटिवेट करना, उनसे आर्टिकल लिखने को बोलना, उन्हें उन्हीं की गलती बताकर उन्हीं से सही करवाना, फिर रात रात तक बैठकर एडिट करना और टाइटल चुनना। पीडीएफ बनाना बहुत आसान नहीं है। इसमें पेज का बॉर्डर, फॉन्ट सिलेक्ट करना, किसी भी चीज़ को कौन से रंग की होगी ये बताना, कौन सा बॉर्डर किस पर जाएगा, कौन सी फ़ोटो अच्छी लगेगी, इन छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। पत्रिका का संपादक होना मेरे लिए एक बहुत ही नया अनुभव था। वहीं सभी पाठकों के फीडबैक ने हमारे अपने दूसरे अंक को बेहतर बनाने में बहुत मदद की। आज के लिए बस इतना ही और नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एनपीएस बुलेटिन में।